अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर लेक्चर अब्दुल अजीम जी। बेटा हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसको एफएमए भी कहते हैं उसमें अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट का चैप्टर कर रहे हैं। आज हमने जो टॉपिक करना है उसका नाम है लेबर टर्नओवर। ये हमारे सिलेबस में लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट नंबर 5 है। अगर हम अकाउंटिंग फॉर लेबर के पोर्शन में आए और लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट 5 देखें तो वो कहता है कैलकुलेट द लेवल एंड एनालाइज द कॉस्ट एंड कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर। जी, दो तीन बातें उसने कहा है। उसने कहा है सबसे पहले तो लेबर टर्नओवर को हमने कैलकुलेट करना है, फिर उसको एनालाइज करना है कि लेबर टर्नओवर ज़्यादा है या कम है। अब अगर लेबर टर्नओवर ज़्यादा है तो उस लेबर टर्नओवर की कॉजेज क्या हैं और उस टर्नओवर के ज़्यादा होने से इदारे को क्या क्या कॉस्ट फेस करनी पड़ रही है, उस कॉस्ट को एनालाइज करना है एक्चुअली। तो लेबर टर्नओवर की कैलकुलेशन, हाई लेबर टर्नओवर की कॉजेज और हाई लेबर टर्नओवर होने से इदारे को क्या क्या कॉस्ट पड़ती हैं, ये तीन चीजें इसमें आपने सीखनी है। ठीक है जी, तीन चीजें, कैलकुलेशन, कॉजेज और कॉस्ट ऑफ हाई टर्नओवर। तो होती क्या है लेबर टर्नओवर, बाज इदारों में वर्कर बार बार इदारा छोड़ के चले जाते हैं और इदारे को नए वर्कर रखने पड़ते हैं। तो ये जो वर्कर का इदारा छोड़ के जाना और बदले में नए वर्कर्स को रखना ताकि डे टू डे एक्टिविटीज वर्कर से प्रॉपरली परफॉर्म करवाई जा सकें, एम्प्लॉयज को हायर करना, ये कहलाता है लेबर टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर क्या है कि आपके इदारे में एवरेजली पूरे साल में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनमें से कितने एम्प्लॉयज छोड़ जाते हैं। तकरीबन हर साल आपके कितने परसेंट एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाते हैं जिनके बदले आपको नए लोग रखने पड़ते हैं। उस परसेंटेज को, उस प्रपोर्शन को बोलते हैं लेबर टर्नओवर। तो नंबर ऑफ पीपल जो छोड़ के जा रहे हैं उनकी परसेंटेज निकालनी है। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू आउट द पीरियड या थ्रू आउट द ईयर जो भी है, उसमें से कितने एम्प्लॉयज तकरीबन हर साल छोड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी इदारे का लेबर टर्नओवर 30% है तो इसका मतलब है कि अगर उस इदारे में एवरेजली पूरे साल में 100 एम्प्लॉयज हैं तो 100 में से 30 इदारा छोड़ के चले जाते हैं जिसके बदले हमें नए बंदे रखने पड़ते हैं। ठीक है जी। तो लेबर टर्नओवर क्या है? लीवर्स की रेशियो है। ऐसे लीवर्स जिनके छोड़ के जाने की वजह से इदारे को नए बंदे रखने पड़ते हैं, ऐसे लीवर्स की रेशियो को बोलते हैं लेबर टर्नओवर। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ लीवर्स या नंबर ऑफ लीविंग एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज इदारा छोड़ के जा रहे हैं और उनके बदले हमें नए बंदे रिप्लेसमेंट में रखने पड़ रहे हैं, वो लेने हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आपका इदारा 25 एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं। हमें लगता है ये 25 एम्प्लॉयज जो छोड़ के जा रहे हैं इसमें से हमारे लिए 5 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं थी, शुक्र है वो चले गए खुद ही। तो 25 में से 5 एम्प्लॉयज की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन 20 एम्प्लॉयज आपके लिए ज़रूरी हैं और आपको 20 नए एम्प्लॉयज उनके मुतबादिल रखना पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लीवर्स हम 25 काउंट नहीं करेंगे। 25 में से जितने चले गए और हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, हमने उनके बदले नए बंदे नहीं रखे या नहीं रखने, उनको छोड़ दें। बाकी जिनके बदले नए बंदे रखने पड़ रहे हैं उन लीवर्स को आपने ऊपर रखना है। अच्छा, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पूरे साल में या पूरे पीरियड में है उसको नीचे रखना है इंटू 100, आंसर परसेंटेज में आएगा। अब ये एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे आते हैं? तो साल के शुरू में जितने एम्प्लॉयज हैं और साल के एंड पे जितने एम्प्लॉयज हैं दोनों को प्लस करें डिवाइडेड बाय 2। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द स्टार्ट ऑफ ईयर या पीरियड, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द एंड ऑफ पीरियड डिवाइडेड बाय 2। ये जो एंड ऑफ पीरियड के एम्प्लॉयज हैं ये कभी कभार तो दे देगा और कभी कभार नहीं देगा। तो अगर वो आपको ना दे तो फिर तरीकाकार क्या होता है? एंड ऑफ ईयर के एम्प्लॉयज निकालने का तरीका ये है, जितने एम्प्लॉयज साल के शुरू में थे, जितने बंदे छोड़ के चले गए, लीवर्स माइनस कर देने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट, और जितने भी नए एम्प्लॉयज कंपनी ने हायर किए हैं उनको ऐड कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी के 500 एम्प्लॉयज थे साल के शुरू में,
जिसमें से 30 एम्प्लॉयज़ इदारे के छोड़ के चले गए और हमें 25 एम्प्लॉयज़ रखने पड़े। तो ये जो आप नए एम्प्लॉयज़ रख रहे हैं ये 25 है, तो 500 माइनस 30 प्लस 25, सो इट विल बी 495 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ये एंडिंग है, तो एवरेज कैसे आएगी? 500 स्टार्टिंग थे, एंडिंग 495 एम्प्लॉयज़ हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो सारा साल कुछ लोग जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, तो इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, साल के शुरू के एम्प्लॉयज़, साल के एंड के एम्प्लॉयज़ और उनकी एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेस पे ये कैलकुलेशन करनी है। ये परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी, लेबर टर्नओवर या स्टाफ टर्नओवर उतना ज़्यादा है, और ये अच्छी बात नहीं है। ये रेशो जितनी कम होगी, माइनस में नहीं हो सकती ये रेशियो जितनी कम होगी उतना बेहतर है। अगर ये रेशियो का आंसर 0 है, इसका मतलब है पूरे साल में एवरेजली आपके एम्प्लॉयज छोड़ के नहीं जाते, कोई एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जा रहा। ये आइडियल सिचुएशन है, लेकिन ऐसा होता नहीं, कोई ना कोई एम्प्लॉय छोड़ के ज़रूर जाता है और हमें कुछ एम्प्लॉयज़ के बदले नए बंदे रखने पड़ते हैं और कुछ के बदले नहीं रखने पड़ते। ठीक है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। आते हैं ज़रा कैलकुलेशन की तरफ। एक एग्जाम्पल है जिसमें 3-4 सिचुएशंस हैं, करते हैं। वो कहता है एक कंपनी है जिसके साल के शुरू में 1000 एम्प्लॉयज़ है और कंपनी ने वॉलेंट्री रिडेंडेंसी क्या होती है? कंपनी वर्कर को कहती है जी हम कुछ एम्प्लॉयज़ को फारिग करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको फोर्सफुली नहीं कहेंगे। जिस वर्कर को भी दिल चाहता है वो जा सकता है, उसको हम 2 माह 3 माह 4 माह 6 माह की पे, अगले 6 माह की पे हम एडवांस में दे देंगे, वो हमसे इतनी लमसम पे ले और वो जा सकता है। इसको बोलते हैं वॉलेंट्री रिडेंडेंसी। मींस कोई भी एम्प्लॉय अपनी मर्जी से छोड़ के जाना चाहे तो इदारे से कंपनसेशन लेके जा सकता है। अगर वॉलेंट्री रिडेंडेंसी अनाउंस करने के बाद कोई भी वर्कर ना जाए, फिर कंपल्सरी रिडेंडेंसी के तहत इदारे ने कुछ लोगों को फारिग करना होता है अगर ज़रूरत पड़े तो। 1000 एम्प्लॉय साल के शुरू में थे, कंपनी ने वॉलेंट्री रिडेंडेंसी अनाउंस की और 300 एम्प्लॉयज़ ने ये ऑफर अवेल कर ली। ऑफर अवेल करने का मतलब है उन्होंने इदारे में अप्लाई कर दिया कि हम जा रहे हैं। तो 1000 में से 300 एम्प्लॉयज़ चले गए। उसके नतीजे में कंपनी की जो रिक्रूटमेंट टीम है, जो एचआर डिपार्टमेंट है, उसने 100 एम्प्लॉयज़ को हायर किया। सिर्फ 300 गए हैं, बंदे जो नए रखे हैं वो 100 है। तो जो 300 में से 200 नहीं रखे वो नहीं है, वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो 100 आपको जाने वालों के बदले रखने पड़े वो इंपॉर्टेंट है। तो आ जाए जनाब, वो कहता है टर्नओवर निकालें यहाँ पे। तो पहले केस में हमारा क्या आंसर होगा, लेबर टर्नओवर का या स्टाफ टर्नओवर। जितने एम्प्लॉयज़ छोड़ गए और हमें बदले में नए रखने पड़े, हम असल में फिर 200 एम्प्लॉयज़ फारिग करना चाह रहे होंगे, 300 चले गए। तो 300 चले गए तो 100 हमने बदले में रख लिए, तो 100 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो छोड़ के गए और हमें रिप्लेस करने पड़े हैं। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैसे आएंगे? साल के शुरू में 1000 एम्प्लॉयज़ थे, साल के एंड के एम्प्लॉयज़ निकाल के डिवाइडेड बाय 2, तो एंडिंग एम्प्लॉयज़ कैसे आएंगे? एंडिंग 1000 माइनस 300 छोड़ के गए प्लस 100 नए रख लिए हमने, 800 एम्प्लॉयज़ है एंडिंग। तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 18900। जी, तो हमारे साल में हमारे पास जितने एम्प्लॉयज़ हैं, एवरेजली 900 में से 100 एम्प्लॉयज़ तकरीबन हर साल छोड़ जाते हैं, या 100 एम्प्लॉयज़ छोड़ गए इस इदारे को। हर साल तो नहीं अब कह सकते, 100 एम्प्लॉयज़ इस इदारे को छोड़ गए हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100, तो तकरीबन 11.1% का टर्नओवर है। ये कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है कि 11% अच्छा है कि बुरा है, बस इदारे को मार्केट के बाकी इदारों से जब कंपेयर करेंगे तब पता चलेगा ये अच्छा है कि बुरा है। लेकिन अगर ज़ीरो टर्नओवर हो तो वो तो फिर आइडियल स्टेट है। अच्छा जी, दूसरे केस में क्या कहता है? कहता है मैगजीन कंपनी एक इदारा है जिसमें सीरीज ऑफ रिडेंडेंसी हुई, क्योंकि उनके बिजनेस प्रॉफिट्स गिर रहे हैं तो उन्होंने वर्कर को फारिग किया सीरीज में। 25,000 एम्प्लॉयज़ उनके साल के शुरू में हैं, 19,000 एम्प्लॉयज़ उनके साल के एंड पर हैं, और उसने कहा जी 2,000 एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन करके गए गए जिनके बदले हमने नए एम्प्लॉयज़ रख लिए। तो ये तो बहुत सिंपल है जी।
इस केस में लेबर टर्नओवर कैसे आएगी? 2000 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिन्होंने इदारे से रिजाइन किया और बदले में कंपनी ने उनको रिप्लेस कर लिया। साल के शुरू में हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे 25,000, साल के एंड पे है 19,000 डिवाइडेड बाय 2। तो लिखें जी 25,000 प्लस 19,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 22,000 आ गया एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो 2000 डिवाइडेड बाय 22,000 इंटू 100, तो 9.1% अप्रोक्सीमेटली लेबर टर्नओवर है। अगर हम इन दोनों इदारों को आपस में ही कंपेयर कर लें तो बी इदारा जो है उसमें कंपैरेटिवली कम लोग छोड़ के जा रहे हैं। जितना ये लेबर टर्नओवर या इसको स्टाफ टर्नओवर भी कहते हैं, जितना ये कम होगा स्टाफ टर्नओवर, इदारे की कॉस्ट कम होगी। नेक्स्ट आ जाए जी, एक फर्नीचर कंपनी है जिसके 300 एम्प्लॉइज हैं साल के शुरू में, और वो कहता है साल के एंड पे 500 एम्प्लॉइज हैं एट द एंड ऑफ 20x0। 40 एम्प्लॉइज रिजाइन कर गए और हमने इमीडिएटली उनको रिप्लेस कर लिया। एडिशनल 200 एम्प्लॉइज जो थे वो हमने रिक्रूट कर लिए क्योंकि कुछ नई जॉब्स आ गई थी। तो इसीलिए फिर आपके ये जो एम्प्लॉइज हैं ये 500 तक गए हैं। तो अब आपने देखना है कि जी आपका स्टाफ टर्नओवर क्या है। जी अब हमने देखना है स्टाफ टर्नओवर क्या है या लेबर टर्नओवर क्या है। तो सी कंपनी या फर्नीचर कंपनी जो भी है, लेबर टर्नओवर 45 एम्प्लॉयज छोड़ के गए जिनके बदले हमने नए रख लिए। 200 छोड़ के नहीं गए थे, 200 तो एडिशनल हैं, जो छोड़ के जाने हैं वो लेने हैं, और उनके बदले आपने नए एम्प्लॉयज रख लिए फौरन। यानी इस कंपनी के 300 एम्प्लॉयज थे, 45 छोड़ के गए तो नए 45 रख लिए, दोबारा 300 हो गए, 200 और रख लिए क्योंकि वो नए एम्प्लॉयज की जरूरत थी, तो ये 500 इस तरह बने हैं। तो ये 500 बने हैं, लेकिन हमें ये 200 से गर्ज नहीं है। अब हमारे साल के शुरू में 300 थे, साल के एंड पे 500 हैं डिवाइडेड बाय 2, तो ये 400 एम्प्लॉयज आ जाएंगे ऊपर 45 और इंटू 100। तो 45 एम्प्लॉयज छोड़ के गए, एवरेजली 400 में से तकरीबन 11.25% लेबर टर्नओवर है। नेक्स्ट आ जाएं डी कंपनी, उसकी लेबर टर्नओवर के लिए क्या डाटा दिया हुआ है उसने। कहता है एक को ये ओ कंपनी है जिसके बिगिनिंग में 15,000 एम्प्लॉयज हैं, एंडिंग में 11,000 हैं। अच्छा, कहता है 1500 एम्प्लॉयज रिजाइन कर गए जिनके बदले हमने इमीडिएटली नए बंदे रिप्लेस कर दिए। ठीक है, इमीडिएटली नए, बाकी कुछ और भी छोड़ के गए हैं। टोटल तो 4,000 एम्प्लॉयज कम हुए हैं। जो 4,000 कम हुए उसमें से सिर्फ 1,500 के बदले हमने नए रखे हैं, बाकियों के बदले नहीं रखे। तो अब आपका यहाँ पर लेबर टर्नओवर क्या आएगा, 1500 एम्प्लॉयज वो हैं जो छोड़ के गए और हमने उनके बदले रख लिए। बिगनिंग में 15,000 थे, एंडिंग में 11,000 है जी, 13,000। जी जनाब, 1500 डिवाइडेड बाय 13,000 इंटू 100, सो इट विल बी 11.54%। तो ये आ गई जी आपकी लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर। ठीक है जी, आगे चले। नेक्स्ट, अब सवाल ये पैदा होता है किसी भी इदारे में वर्कर क्यों छोड़ के जाते हैं या बाज़ दफ़ा इदारा उन्हें क्यों फारिग कर देता है। तो साफ सी बात है, वर्कर परमानेंट बेसिस पे लॉन्ग टर्म कोई भी सीवियर डिजीज में चला जाता है, इलनेस, या वो डिसेबल हो जाता है, परमानेंट डिसेबल, या कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है कि वो जॉब परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहता, जैसे खुदा ना खास्ता जो है पायलट, उसकी आई साइड और ये वो नज़र बिनाई कमज़ोर हो जाए या ख़त्म हो जाए तो वो नहीं चला सकता हवाई जहाज़। इसी तरह या एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो एम्प्लॉय छोड़ जाता है, नेचुरल है। रिटायरमेंट की एज आ गई है तो अब हम उनसे काम नहीं करवा सकते क्योंकि लेबर का एक कानून है, उसके तहत वर्कर को 60 साल 55 साल जो भी कंट्री में एज लिमिट है उस पर छोड़ के जाना है। इसी तरह आपके इदारे में अगर पे रेट बहुत कम है, वर्कर को अच्छी इंक्रीमेंट नज़र नहीं आ रही, तो वो छोड़ के जा सकता है।
वर्कर को लगता है उसको काम दे तो दिया जाता है, चैलेंजिंग काम होता है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग, सुपरविजन, गाइडेंस नहीं होती तो भी वो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ जाता है। या हमारे इदारे में वैसे ही दिन ब दिन कस्टमर कम हो रहे हैं, डिमांड कम हो रही है, तो हम खुद उनको निकाल देते हैं, ये भी एक वजह होती है। टर्नओवर में तो सब आने हैं, जो छोड़ के गए वो सारे वर्कर आपने निकाल दिए जो, और अगर हमें बदले में नए रखने पड़ रहे हैं तो वो ज़रूरी है। उसके अलावा वर्कर को लगता है कि हमारे इदारे में प्रमोशन, प्रॉस्पेक्ट्स, कैरियर में ग्रोथ वो नहीं है, उसको अपने कैरियर में डेवलपमेंट नज़र नहीं आती, तो वो आपका इदारा छोड़ के चला जाता है, जिसके नतीजे में मजबूरन आपको नया बंदा रखना पड़ता है क्योंकि काम तो चलाना है। अच्छा, लेबर टर्नओवर की क्या कॉस्ट है? कुछ ऐसी कॉस्ट हैं, कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं, कुछ ऐसे इंसेंटिव हैं जो हम इसलिए देते हैं ताकि वर्कर को इदारा छोड़ने से रोका जा सके। प्रिवेंटिव कॉस्ट में तमाम वो कॉस्ट आती हैं जो एम्प्लॉयज़ को इदारा छोड़ने से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए होती हैं। मसलन उसको नई गाड़ी दे देंगे, अच्छा ऑफिस रेनोवेट कर देंगे, लैपटॉप नया ले देंगे, सैलरी बढ़ा देंगे। तमाम वो बेनिफिट्स, तमाम वो इंसेंटिव जिससे वर्कर आपके इदारे को छोड़े ना, या छोड़ने से बाज आ जाए, ऐसी कॉस्ट को बोलते हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट। और ये प्रिवेंटिव कॉस्ट करना को बहुत बुरी बात नहीं है, इससे आप अपने इदारे में लॉन्ग टर्म बेसिस पे अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव कॉस्ट में क्या आता है? वर्कर को बोनस ऑफर करना, अच्छे पर्क्स ऑफर करना, बेनिफिट्स ऑफर करना, सैलरीज में इंक्रीमेंट देना, उनको ट्रेनिंग देना, फ्यूचर में उनको कैरियर प्लान देना कि अगले 5 साल बाद आपको हेड बना देंगे। उसके अलावा प्रोग्रेशन प्लानिंग कहते हैं उसको। उसके बाद अगर उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है तो उसको असिस्टेंट्स प्रोवाइड करना ताकि उसका वर्कलोड कम हो। वर्किंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना, ऑफिस डेकोरेट करना, कंप्यूटर लैपटॉप चेंज कर देना, लेटेस्ट लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल दे देना। इस तरह के जितने इंसेंटिव इदारा वर्कर को देता है ताकि वो वर्कर हमारा इदारा छोड़ के ना जाए, ऐसी कॉस्ट को प्रिवेंटिव कॉस्ट कहते हैं। यानी एनी कॉस्ट टू प्रिवेंट द एम्प्लॉई फ्रॉम लीविंग द एंटिटी। अगर एक एम्प्लॉई इदारा फिर भी छोड़ जाता है तो फिर इदारा छोड़ने के बाद जो एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट इदारे को पड़ती है उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? जब एक वर्कर छोड़ गया, उसके बदले नया वर्कर आने तक या नए वर्कर के आने की वजह से जो जो नुकसान या जो खर्चा या जो कॉस्ट पड़ेगी उसको लाने की या ला के सेटल डाउन करने की, वो सारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम ऐड देते हैं कि जी बंदा चाहिए, अब तो नॉर्मली कंपनीज वेबसाइट पे दे देती हैं, पहले ज़्यादातर न्यूज़पेपर में था। फिर भी कुछ ऐसी पेड वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप ऐड देते हैं तो आपको अच्छा एम्प्लॉयज़ मिलते हैं। सिमिलरली रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर करना, एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंटरव्यू के लिए टीम रखना, उस टीम का टाइम होगा, बाहर से अगर कोई साइकोलॉजिस्ट या इस तरह कोई एक्सपर्ट आता है उसकी फ़ीस होगी। इसी तरह एम्प्लॉय को हायरिंग के बाद ट्रेनिंग करना, फिर जब तक वो सही तरह से काम सीख नहीं जाता तो छोड़ने वाला और नए आने वाले के दरमियान कई दफ़ा गैप होता है, तो उस गैप में जितनी आउटपुट आप नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे या सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, तो वो इदारे का नुकसान हो रहा होता है, वो भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। पुराना वर्कर जाने और नया आने में 1.5 माह लग गया, तो 1.5 माह तक उस सीट से जो आउटपुट आनी थी वो नहीं आएगी। इसी तरह अगला प्रॉब्लम ये होता है कि जो नया एम्प्लॉई आता है वो मटेरियल भी ज़ाया करता है, टाइम भी ज़्यादा लेता है, चीज़ें सीखने में टाइम लगता है, जिस वजह से उसकी एफिशिएंसी कम होती है। इदारे को उस वर्कर की पे तो पड़ रही होती है लेकिन वो इतना प्रोडक्टिव एम्प्लॉय नहीं होता। तो ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट की एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी। तो ये अब आपने तैयार करनी। पेपर में आपको टर्नओवर से मुतल्लिक क्वेश्चन आएगा, अगर न्यूमेरिकल आया, थ्योरेटिकल आएगा तो वो आपको डाटा दे के कहेगा या एग्जांपल दे के कहेगा बताओ ये प्रिवेंटिव कॉस्ट है या रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, प्रिवेंटिव में या रिप्लेसमेंट में डिवाइड करो। बल्कि स्टडी हब पे ये क्वेश्चन भी पड़ा हुआ है, इस तरह का ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपने स्टडी हब का है, ये करना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे वो कहता है प्रिवेंटिव या रिप्लेसमेंट बताएं, तो पे competitive salaries and research to work out
व्हाट फिगर्स आर कंपेटिटिव, जी किसी भी वर्कर को कंपेटिटिव सैलरीज ऑफर करना, मतलब जो मार्केट में बाकी कंपेटिटर दे रहे हैं, तो ये वर्कर को इदारा छोड़ने से बचाएगी, ये प्रिवेंटिव कॉस्ट है। नए स्टाफ को लाने, ट्रेनिंग, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। तो इस तरह आप ये पढ़ते रहेंगे। एम्प्लॉय को जिम की ऑफर दे दी, डिस्काउंटेड चीज़ें दे दी, कोई टूर करा दिया इंटरनेशनल, ये सारी प्रिवेंटिव कॉस्ट हैं। तो ये आपने देख लेना, इसके जवाब स्टडी हब पे अवेलेबल है, सॉरी स्टडी हब पे इसका आंसर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आखिरी टॉपिक कर रहे होंगे कि लेबर की क्या कुछ रेशोज हैं जिनसे लेबर की परफॉर्मेंस को मैयर किया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम हम लेबर की रेशोज पढ़ रहे होंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।